मेहताब हैदर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि ये जो हम कहते हैं ना मईशत और सियासत का चोलीदाम, पहले तो इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखें, बुनियादी तौर पर हमारी जो मईशत है पिछले साल, उस 2-3 इंडिकेटर्स हैं जो बड़े मैं समझता हूँ कि सामने रखने चाहिए। पिछले साल हमारी ग्रोथ नेगेटिव थी और उस टाइम पीडीएम की हुकूमत थी। उस टाइम पता था कि नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन उन्होंने प्रोविजनली हल्की सी पॉजिटिव दिखाई थी। और उस टाइम हम जैसे लोग सारे कह रहे थे कि जब अल्टीमेट सारे फिगर्स सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव है। आज जब फिगर्स फाइनल हुए तो वो पता चल गया कि वो नेगेटिव थी ग्रोथ। इस साल की जो ग्रोथ प्रोविजनल नंबर है वो 2.38% है। ये बात पॉजिटिव है कि नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री के अंदर हम आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो 2.6% से ज़्यादा है, ये उससे भी कम है। तो ये ग्रोथ सफिशिएंट नहीं है पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करने के लिए और गुर्बत के खात्मे के लिए। पहली बात तो ये है। इन्फ्लेशन के नंबर्स को, जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है महंगाई, महंगाई का जो नंबर है उसमें अगर फिगर्स को आप देखें तो आपको कमी नज़र आती है। मसलन पिछले साल जब हम बात कर रहे हैं तो अप्रैल और मई के दौरान 38% के लगभग इन्फ्लेशन थी, अभी कम होकर 17% आई और पूरे साल की जो इस साल की प्रोजेक्शन है वो 24 से 25% होगी। अगले साल जो है वो 12.5 या 12.7 की बात हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 3-4 साल के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हायर बेस के ऊपर, अगर इन्फ्लेशन 12.5% भी एवरेज आउट होती है तो ये इन्फ्लेशन का नंबर कम नहीं है। यानी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आम आदमी को ये महसूस नहीं होगा। अगर आप इकॉनमी के वो गिमिक्स और फिगर्स को देखेंगे तो आपको कम नजर आएगी, लेकिन आम आदमी को ये रिलीफ महसूस नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। एक तीसरा फिगर मैं जरूर देना चाहता हूँ, वो SIFC भी बनी हुई है, बाकी इनिशिएटिव्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री की 50 साल की 1972-73 के बाद इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जो है वो सबसे कम है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अलार्मिंग, सरमायाकारी नहीं कर रहे पाकिस्तान के। देखें, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी नहीं सरमायाकारी कर रहे। आपने जैसे स्टार्ट किया, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो, आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ना हो। हमारी कमिटमेंट्स तो हैं, SIFC के थ्रू आप देखिए UAE ने $10 बिलियन, सऊदी अरब ने $5 बिलियन, लेकिन हमारी कैपेसिटी टू कन्वर्ट कमिटमेंट्स इनटू एक्शंस, इसके ऊपर मैं समझता हूँ बहुत, क्योंकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है ना। वो कहते हैं जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आबिद सलेही साहब, कैसे बात आगे बढ़ेगी। अभी इंडिया की हम बात कर रहे थे, जब ये बताइएगा कि हिंदुस्तान ने कैसे अचीव किया और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान कहाँ आपको कोई उम्मीद नज़र आती है? जी आसमा, मेरा ख्याल है एक चीज़ जो अगर मैं क्विक कंपैरिजन करना चाहूँ पिछले 20 साल हिंदुस्तान के सफ़र का और पाकिस्तान का, तो एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर है और वो ये है कि और हमें अपने इंटरेक्शन में भी नज़र आता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक, बल्कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा वो अपनी हुकूमत पे एतमाद करते हैं और अपने हुकूमती अदारों पे, रियासती अदारों पे एतमाद करते हैं। और कई दफ़ा तो इनफॉर्मल डिस्कशन में उलझन होना शुरू हो जाती है जिस तरीके से वो अपने नेशनलिज्म का मुजाहरा करते हैं, कि आपको लगता है कि वो ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन पे कि तनकीद जायज़ बनती है हिंदुस्तान के गवर्नेंस सिस्टम पे, इकनॉमिक मॉडल पे, सोसाइटी पे, उसको भी वो बड़े बढ़ चढ़ के डिफेंड कर रहे होते हैं। और ये वो लोग हैं जो, और ये पार्टी लाइन से डिफरेंट, हाँ, उनका सब एक ही जगह पे होते ये वो लोग हैं जो कि एकेडमिया से हैं, जर्नलिज्म से हैं, या वो जो सिविल सोसाइटी से हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक एतमाद की फ़ज़ा जो है वो होना, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें रही है वो एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं अगेन पिछले 10-12 साल का सफ़र देखता हूँ तो आपको याद हो बीजेपी हुकूमत ने आते ही जो टफ फैसले लिए, डीमोनेटाइजेशन उन्होंने की, करेंसी नोट्स अपने चेंज कर दिए और बहुत से तल्ख फैसले जो थे
वो आते ही कर दिए और उसके बाद उन्होंने उसको टेक ऑफ करना शुरू किया। तो ये तीन जो थे ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है मेरा ख्याल में जब हम पाकिस्तान के सफ़र को देखते हैं। हमारे यहाँ एक तो सोसाइटी जो है वो जितने भी पॉसिबल फिशर्स हैं उस पर पोलराइजेशन आपको डिवाइड हर तरफ तकसीम है, बिल्कुल। खा वो शहरी देहाती है, वो सेक्टेरियन है, वो सियासी है, वो कोई भी लिसानी है, तो एक तो वो तकसीम मिलती है। दूसरा शायद अब हम मुख्तलिफ अदवार से गुज़र के बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हो गए हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद जो है वो करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात वो आपके रहस्य है ट्रस्ट को भी एरोड कर देती है। और तीसरा अगर हम मुख्तलिफ जो देखें गवर्नमेंटल जो एक्शन थे, नदीमुल हक साहब ने एक न्यू डेवलपमेंट एजेंडा दिया था, फिर हसन इकबाल साहब ने विजन 2025 दिया, उसके बाद पीटीआई हुकूमत ने एक अपना ग्रोथ का प्लान दिया कि इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, सीपैक भी बीच में आया, उसके बाद फिर दोबारा से अब विजन 2030 या 2040 दिया जा रहा है। और ये तमाम वो विजन्स हैं जो या वो तमाम डेवलपमेंट एजेंडा है जिस पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, दे आर वेरी गुड, लेकिन जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक कंसेंसस नहीं बनाएंगे, यही झगड़ा साहब, यही सवाल है कि जब आप जितने मर्जी प्लान बना लें, जितने मर्जी इदारे कायम कर लें, जितना मर्जी, जब तक एतमाद नहीं और एतमाद के लिए सियासी फ़िज़ा नहीं है तब तक ये कैसे होगा। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे एक मिसाक मईशत की ज़रूरत है, उसको हासिल कैसे किया जाए? तीन चीज़ें। पहली चीज़ ये कि जहाँ तक ये बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, 100 नहीं 200% अग्रीड। और ये हमने पिछले 2 साल में ही देख लिया कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फोर्स नहीं कर सकते, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। 8-9 फरवरी को जो भी गलती हुई है वही गलती जो 9 अप्रैल 2022 से चल रही है। यू डोंट डिग डीपर, इसमें किसी ना किसी तरीके से जो ज़ख्म है, चले मैं कह देता हूँ हर तरफ को है, वो हील करने पड़ेंगे। लेकिन ये इसी तरह की गलती ये कहते हैं कि 2013 में हुई, 2017 में हुई, जबकि इकोनॉमी 1947 से इस तरह की गलतियां तो होती, बिल्कुल आज का सोचें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक मिसाक मईशत की बात है, ये मेरी ज़ाती राय है लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग राय है। मिसाक मईशत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और आपके सिस्टम में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाए तो आपका जो इकोनॉमिक एजेंडा होता है उसमें एक लेफ्ट विंग भी होता है, एक राइट विंग भी होता है। आपकी अगर पॉलिसीज़ ठीक हों वो आगे जाती हैं। ये हमने इंडिया में भी देख लिया है। कोई मिसाक मईशत नहीं हुई थी, उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम था और 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने फॉलो की वो आज तक किसी ने रिवर्स नहीं की। उसका नतीजा हमने देख लिया, 35 साल से इंडिया तकरीबन 6 से 7% ग्रोथ पे चल रही है। प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने एक मैसिव किस्म की जो है, हालांकि वही सोसाइटी है, वही इश्यूज है, वही कॉलोनियल हिस्ट्री है। तीसरी चीज, अगर हम इसका सबूत देखना चाहें ना आपको ये बजट देगा, ना इस कौम का ना इस हुकूमत का इकोनॉमिक एजेंडा देगा। आप ये देख लेंगे कि सरकारी निज़ाम को रिफॉर्म करने की कोई बात नहीं होगी, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी बड़े जो कि काम कर रहे हैं और वो जो 8 लोग 10 में से काम नहीं कर सकते उनके साथ क्या करना है। बड़े हेडलाइंस क्या लगेंगे, मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था, 70,000 पोस्ट अबॉलिश कर रहे हैं, बड़ी सेविंग हो रही है। सेविंग कितनी हो रही है? 0। क्यों? क्योंकि उन पोस्ट पे ना कभी कोई रिक्रूट हुआ है, ना कभी किसी ने होना है। ये सारे वो साइंस हैं कि गवर्नमेंट के पास रिफॉर्म की एपेटाइट नहीं है। एक और मिसाल अभी जो है वो चली थी कि ये जो डिस्को के बोर्ड्स हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सारे हमने चेंज करने क्योंकि ये पॉलिटिकल है। अच्छा, ये बने कब? जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने 2022 में। पॉलिटिकल हैं, मैं मानता हूं, मैं आपको पेस्को के बोर्ड का एक एक बंदा बता सकता हूं कि उसका किस किस के साथ लिंक है,
लेकिन चले कह दिया चले अभी ये अपनी गलती ठीक कर रहे हैं, मान लें। उसके बाद खबर आ गई कि वो नहीं चेंज कर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बड़ा एजेंडा है। जो अभी अब इंडिया की बात कर रहे थे, अभी हमने बांग्लादेश पे भी करनी है, वो भी मैं आपसे बात देखिए। वैसे बांग्लादेश डेंजरस टॉपिक एक 10 साल के अंदर उन्होंने भी अपने आप को जो है वो ठीक किया। इस पे दो बातें कहूं, कहे आप, फिर मैं हाँ जी एकदम नंबर 1, जब आप गलत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो बांग्लादेश में टेक्नोक्रेट एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज अ मिजरेबल फेलियर 2007, 8, 9 में, जब उन्होंने 2 साल को अपना आईन जो है वो चेंज किया था। बांग्लादेश में जमहूरियत कमज़ोर हुई है। इंडिया में पहली बार पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, लगता है कि वो जो इंडिया का एक सेक्युलर रिलीजियस कंसेंसस है, जितना भी वो फ्लॉड हो, वो उसको एट रिस्क ला रहा है। और ये आप देख लें कि अगर बांग्लादेश और इंडिया को 2 रिस्क हैं मुस्तकबिल में, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई एजेंडा ही नहीं है ना। असल तो राना साहब यही बात है कि पीटीआई को जो है वो दबाओ, ये पॉलिटिकल पीटीआई के पास